गोपाल शेट्टी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। मैं अपने देश के कुछ राजनीतिक दल जो चुनावी घोषणा करके देश के लोगों को गुमराह करते हैं मुद्दा रखना चाहता हूं। एक देश के विकास के लिए चुनाव बहुत ही अहम प्रक्रिया है। किसी भी लोकतांत्रिक देश के चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और चूंकि भारत को विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र के रूप में भी जाना जाता है, इसलिए भारत में चुनाव को काफ़ी अहम भी दिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, और इस खूबसूरती को भारत देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने 7 दशक तक चलाया रखा और देश ने खूब प्रगति भी की है। हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि कुछ राजनीतिक दल के लोग चुनावी लुभावना घोषणा करते हैं और मतदाताओं को गुमराह करने का काम करते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद में वो वादे पूरा करते नहीं हैं। चुनाव में दिए गए वादे एक डॉक्यूमेंट होता है, एक वचननामा होता है, इसलिए किसी भी राजनीतिक पार्टी ने जो घोषणा चुनाव में करते हैं उसको पूरा करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दुनिया के कुछ देशों ने इस प्रकार की घोषणा कर की है और वो देश आज दिवालखोरी के कगार पर खड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग को इसके बारे में कुछ दिशा निर्देश करने के लिए कहा गया है। मैं आपके माध्यम से चुनाव आयोग को ये निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस प्रकार के जो राजनीतिक दल के लोग लुभावना घोषणाएं चुनाव के दिनों में देते हैं और चुनाव जीतने के बाद में उसे पूरा करते नहीं है, ऐसे राजनीतिक दलों का मान्यता रद्द करने के बारे में कदम उठाया जाए, ये मांग मैं आपके माध्यम से करना चाहता हूं। श्री रमेश विदुड़ी जी। आप बोलो, चालू जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है जो कौशल विकास से जुड़ा, उस पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष जी, सदन का ध्यान मैं जौनापुर के अंदर एक सिंगापुर सरकार के सहयोग से दक्षिणी दिल्ली में एक विश्व स्तरीय कौशल केंद्र बनाने के लिए वहां पर मंजूरी दिल्ली सरकार को दी थी, जिसकी दिल्ली सरकार द्वारा 2 जुलाई 2012 से हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी दी गई। इस संदर्भ में दोनों देशों के प्रधानमंत्री की गरिमा में उपस्थिति में तकनीकी शिक्षा संस्थान सिंगापुर सरकार के साथ दिनांक 11 जुलाई 2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए। तत्पश्चात दोनों देशों के संबंधित संस्थानों व तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा 3 वर्ष की समयावधि वाला एक संघाई हस्तांतरित किया गया। अध्यक्ष जी, गांव जौनापुर की ग्राम सभा की 31 एकड़ जमीन विभाग प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को 12 अगस्त 2012 को आवंटित भी कर दी गई, जिसका कब्जा 18 सितंबर 12 को राजस्व एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने पीडब्ल्यूडी को सौंप दिया। 24 दिसंबर 14 को शहरी विकास मंत्री ने भूमि के भू प्रयोग परिवर्तन स्टेटस ऑफ लैंड यूज ट्रांसफर संबंधित अधिसूचना जारी कर दी। उस टाइम राष्ट्रपति शासन था और एलजी दिल्ली को चला रहे थे। सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर चली गई थी रिजाइन देकर, लेकिन उसके बाद जब आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा आई तो 30.28 करोड़ रुपए ग्राम सभा जौनापुर के खाते में जमा करा दिए गए थे उस टाइम सर। लेकिन उसके बाद मार्च 15 में माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली ने परियोजना की 4 दीवारी निर्माण हेतु 2.74 करोड़ रुपए की स्वीकृति तो प्रदान कर दी, लेकिन परियोजना के भवन निर्माण के लिए दिसंबर 17 में 254 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हुए महोदय, इस पैसे को दिल्ली सरकार ने नामंजूर कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। यह परियोजना दिल्ली के युवाओं के कौशल विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है, परंतु अब दिल्ली सरकार ये बोलकर टाल रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जबकि वो करोड़ों रुपए दिल्ली में ऐड में बर्बाद कर रहे हैं। और वहां पर कौशल विकास केंद्र जो यहाँ पर अभी राष्ट्रपति के अभी भाषण पर भी बार बार लोग शोर मचा रहे थे कि कौशल विकास केंद्र के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के युवाओं के साथ में इस प्रकार का दोगला चरित्र अपनाकर उनके अधिकारों को छीन रहा है। पंजाब उत्तरांचल में जाकर वो फ्री में कह रहा सरकार बनाने के बाद 1000 रुपए पेंशन दूंगा, और दिल्ली के अंदर जो विधवाएं हैं उनकी पेंशन पिछले 3 साल से दी नहीं जा रही। और इस कौशल विकास केंद्र की मंजूरी के लिए संबंधित कौशल विकास मंत्री या भारत सरकार की तरफ से वहां पर उनका संज्ञान लिया जाए। आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे बोलने का मौका दिया। धनुष एम कुमार, श्री मनोज कोटक, दानिश अली जी। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार हमेशा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने की बात करी है। ये देश मिली-जुली संस्कृति का देश है। यहाँ पर हर मज़हब के लोग हैं, हर किसी का अपना अलग कल्चर होता है। और आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय कि हमारे देश में बालिकाओं को पढ़ाने में सेकंड प्रायोरिटी हमारे समाज में रहती है। लड़कियों को स्कूल भेजना जो है फर्स्ट प्रायोरिटी अभी भी नहीं है। और ख़ास तौर से ऐसे समाज में जो दलित हैं, ट्राइबल हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज में जो है बच्चियों को स्कूल भेजने में प्रायोरिटी उतनी नहीं है। पिछले दिनों ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा संज्ञान में आया है कि हमारे संविधान ने यह आज़ादी दी है कि कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, किस तरीके से रहेगा। लेकिन कर्नाटक के अंदर सरकारी स्कूल में कुछ लड़कियों को इसलिए रोका जा रहा है कई महीने से कि वो जो है अपना सर ढक करके स्कूल जाती हैं। तो क्या इस देश में सर के ऊपर दुपट्टा रखना या पगड़ी बांधना ये कोई अपराध है? इस बुनियाद पर उन बच्चियों को स्कूल में क्लास अटेंड नहीं करने दी जा रही। वो स्कूल के अंदर तो एंट्री होती है, लेकिन क्लास में इसलिए उनकी एंट्री नहीं हो रही क्योंकि उन्होंने हिजाब पहन रखा है, उन्होंने अपना सर जो है ढक रखा है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से एक चाहूँगा कि इस पर का संज्ञान ले और लड़कियों को पढ़ने से ना रोके, केंद्र सरकार को निर्देशित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Speaker, sir, the most shocking and disturbing to note that place of worship belonging to the Christian minorities across the country from Madhya Pradesh, Delhi, Karnataka, Assam, Uttar Pradesh are being targeted and extensively vandalized by the extremists of right-wing groups with active connivance of the militants right-wing groups, sir. Sir, it's very shameful for the country, the minority community, especially Christians. This Christmas and New Year celebration, they are attacking their churches and also even carols, Christmas carols also. So the entire Christian community are very unhappy with these incidents. So I would like to request Honorable Government through you, sir, whether this type of the attack, this type of the vandalization of the Christian priests and pastors and also other prayer groups, that is very, very shameful for our country, sir. So I would like to request Honorable Government to protect the minorities, their institutions, and also their important use like Christmas and also other important days, celebrating days. This is what I would like to request Honorable Government. So Honorable Honorable Parliamentary Affairs Minister also here is also Pradeep from Kumar Kerala. Singh ji. He is also, we are very much aware of the sentiments of the अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और खुशी है, आज हमारा तो प्रधानमंत्री इस देश का है ही, लेकिन आज विश्व में हमारे प्रधानमंत्री का जय जयकार हो रहा है। और मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता हूं कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण हुआ और जो काम 7 सालों के अंदर देश ने किया है, इसका सराहना देश नहीं पूरे दुनिया कर रही है। सिर्फ उधर में बैठे वाले लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। महोदय, मैं विषय वस्तु पर आना चाहता हूं। हमारे यहाँ NH-57 गुवाहाटी से लेकर सिलचर तक एक सड़क 4 लेन की बनी है। महोदय, नरपतगंज विधानसभा नरपतगंज प्रखंड है और बीच मार्केट होके वो सड़कें बनी है 4 लाइन का, उसमें बाईपास है, अंडरपास, पैदल जाने का और छोटी व्हीकल चलती है। महोदय, मैं आपके माध्यम से आदरणीय पथ निर्माण मंत्री गडकरी जी से आग्रह करूंगा कि वह पैदल पार को व्हीकल का रास्ता बना दिया जाए, चौड़ी करके
70 किलोमीटर की लंबी रास्ता है, नेपाल तक जाती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का दोहरीकरण सड़क बनी है और नरपतगंज मार्केट में सड़क टपने के लिए बड़ी गाड़ियां नहीं टपती है, छोटा रास्ता बनाया है। अगर उसको बड़ा कर दिया जाए तो गाड़ियां सीधे टपेगी और दुर्घटना से बचेगा। दुर्घटना का वह बड़ा केंद्र हो गया है। तो महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गडकरी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वह पैदल पार जो नीचे जाने का छोटा रास्ता है उसको बड़ा व्हीकल टपे, बस टप जाए, ट्रक टप जाए, इसको बनवा दिया जाए। यही मैं आपसे निवेदन करूंगा। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने एक महत्वपूर्ण समस्या की तरफ ध्यान आकृष्ट करने का अवसर प्रदान किया है। माननीय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। पिछले दिनों स्मरण हो कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा किए गए ग्रुप डी और एनटीपीसी कैटेगरी की परीक्षा के संबंध में छात्रों में व्यापक आक्रोश हुआ। इससे पूरा देश अवगत है। महोदय, रेलवे भर्ती बोर्ड के ग्रुप डी और एनटीपीसी की परीक्षा के लिए 1,35,00,000 से ज़्यादा आवेदन आए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि इतनी बड़ी परीक्षार्थियों का संख्या में परीक्षा में भाग लेने अपने आप में एक बड़ी चुनौती कार्य है, परंतु छात्रों की नाराज़गी प्रथम दृष्टया में सही दिखती है। आखिरकार जब रेल भर्ती बोर्ड ने 2019 में ग्रुप डी की एक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित करने को कहा था, तो फिर उसने 24 जनवरी को अचानक 2 परीक्षा लेने की घोषणा क्यों कर दी? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि कैटेगरी एनटीपीसी कैटेगरी के अंतर्गत 20 गुना रिजल्ट जारी करने को रेलवे भर्ती बोर्ड ने कहा, मगर 11 गुना ही रिजल्ट निकल पाया। उससे भी बड़ा आक्रोश का कारण बनता है। साथ ही साथ एक छात्र का नाम 3 जगह शामिल किया गया। महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री से ये मांग करता हूँ कि ग्रुप डी की 2 के बजाय 1 परीक्षा ली जाए तथा एनटीपीसी परीक्षा के प्रकाशित परिणाम को एक छात्र एक रिजल्ट के आधार पर संशोधित परिणाम प्रकाशित किया जाए, जिससे लगभग 3.5 लाख अतिरिक्त छात्रों का रिजल्ट घोषित होगा तथा रेलवे भर्ती बोर्ड के घोषणा के अनुसार 20 गुना परिणाम भी घोषित हो सकेगा। हालांकि रेल मंत्री द्वारा इस मामले को लेकर के बहुत एक अविलंब उच्च स्तरीय कमेटी गठित किया गया है। मैं इस निर्णय के प्रति माननीय रेल मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, मगर कल पटना में छात्रों ने उच्च स्तरीय कमेटी के समक्ष अपनी बातें रखी है, जैसा कि निर्देशित था, और इस सदन के माध्यम से रेल मंत्रालय और राज्य सरकारों से अनुरोध करता हूं कि इस आक्रोश व्याप्त होने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ। अध्यक्ष महोदय, बिहार के कई इलाके में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। महोदय, बस अंत खत्म करते हैं सर। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि उन पर केस हो गया है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचरों पर भी केस हो गया है। मेरा आपसे यह होगा, सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए रेलवे बोर्ड और रेलवे मंत्रालय और बिहार की सरकार या दूसरे जो सरकारें हैं, वो छात्रों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मुकदमा को वापस लिया जाए और जो छात्र गिरफ्तार हैं उनको अविलंब तुरंत रिहा करने का काम किया जाए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया नेशनल लेवल पर एक अपेक्स बॉडी है। अभी हाल में इसका चुनाव हुआ है और जितने भी स्पोर्ट्स फेडरेशन है 4 साल में एक बार चुनाव होता है और उसके अध्यक्ष, सेक्रेटरी जनरल, ट्रेजरर, अन्य पदाधिकारी 4 साल के लिए चुने जाते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स कोड लागू है सभी फेडरेशन के लिए और स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से अध्यक्ष पद पर केवल आदमी 3 टर्म में रह सकता है।
और ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड से भी साबित होता है, उन्होंने जो लिख करके दिया है। लेकिन अभी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए लड़ने वाला व्यक्ति चौथे टर्म के लिए चुनाव लड़ा और मैं खेल मंत्रालय को लिखता लिखता रह गया, मिला भी, कहता भी रह गया, लेकिन कोई ध्यान इस पर दिया नहीं गया। ये कहा गया कि एक बार जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो अब हम चुनाव के बाद ही कुछ कर सकेंगे। वो चुनाव भी हो गया, उसके बाद भी कुछ नहीं किया जा रहा है। और यही नहीं, इसके जितने सेक्रेटरी जनरल, संयुक्त सचिव और दर्जनों पदाधिकारी हैं, लद्दाख से, अरुणाचल से, त्रिपुरा से, दमन दीव से, सब फर्जी एसोसिएशन बना करके ऑफिस बेरर हो गए हैं। और खेल विभाग को वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर ने सीधे लिखा है, सीधे सब जगह। ओके। और मैं, सर एक मिनट, पूरी बात है। और मैंने इस बात को भी खेल विभाग को अब फिर आपकी लिखा, मांग कर लो, मांग क्या है आपकी? लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और मैं अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप इतना मत बताओ, आप डिटेल में बताओ। पंजाब प्रदेश के एक राजघराना है, गद्दार राजघराना, एक पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है जो चौथी बार ये अध्यक्ष का चुनाव लड़ा है। उसको केवल एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कुछ चंद वोटों के लिए ये सब किया जा रहा है। खेल मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी और मंत्री जो भी हैं, सब आंख मूंद कर बैठे हैं। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है, और मेरा आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि जो भी इस तरह का गलत काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले का 1 हफ्ते और 10 दिन के भीतर निर्णय होना चाहिए। इस तरह से खेल का, खिलाड़ियों का और माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से अपने संसदीय क्षेत्र का सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी। अध्यक्ष महोदय, इस बार के बजट सत्र में कहा गया है कि 60 लाख नौकरियां दी जाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आती हूँ वहाँ एक समय में कई आयरन ओर की माइंस थी, जिसमें अब मात्र 3-4 आयरन माइंस ही खुले हैं। उसमें भी सेल के 4, गुआ आयरन और माइंस, किरीबुरु आयरन और माइंस, मेघातुबुरु आयरन और माइंस और चिड़िया आयरन और माइंस। अध्यक्ष महोदय, अभी वहाँ की स्थिति ऐसी है कि यहाँ इन चारों यूनिट्स में 4000 सैंक्शन पोस्ट है। उसके बावजूद वहाँ जो परमानेंट जो जॉब कर रहे हैं वो मात्र 1202 हैं और बाकी सारा में कॉन्ट्रैक्ट लेबर है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने इस वर्ष ऐलान किया है कि 60 लाख नौकरियां देंगी, तो क्या शुरुआत सरकार यहाँ से करना चाहेगी और इसमें इन रिक्त पदों पर वहाँ के स्थानीय बेरोजगारों को क्या सरकार अवसर देगी, प्राथमिकता देगी? क्योंकि यहाँ रोजगार नहीं होने से यहाँ के जो शिक्षित बेरोजगार युवक हैं, वहाँ के स्थानीय युवक हैं, वो बाहर पलायन करने को मजबूर हैं। मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगी कि जल्द से जल्द वहाँ बहाली निकाली जाए और वहाँ के स्थानीय लोगों को लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालू भाई धानोरकर। धन्यवाद। मैं अध्यक्ष महोदय जी, आपको आज के तारीख में तो यही बोलना पड़ेगा कि आप सबको न्याय बराबरी का देते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे चंद्रपुर लोकसभा क्षेत्र का चंद्रपुर जिला वन संशोधनों में समृद्ध है। इस जंगल बफर क्षेत्र में भारी मात्रा में बाँस उपलब्ध है, किंतु वन विभाग के दमनकारी शर्तों से बाँस कटाई की अनुमति देने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास प्रलंबित है। हमारे क्षेत्र में बुरट समाज भारी मात्रा में है। यह बुरट परिवार बाँस से अनेक वस्तुओं को कुशलतापूर्वक निर्मित कर परिवार का जीवन यापन करते हैं। हरे और गीले बाँस की उपलब्धता में वन विभाग से इन व्यवसायियों के ऊपर कानूनन रोक-टोक हो रही है। 2018 में बाँस के बुरट समाज को पूर्णतः खुला करने की घोषणा हुई थी, लेकिन बाँस पूर्णतः टीपी मुक्त नहीं हुआ। देश में पेशा कानून जहां पर लागू है वहां बाँस एवं अन्य उत्पादक का उपयोग वहां के ग्रामस्थ परिवार ले सकते हैं, लेकिन सुनिश्चित नियोजन के अभाव में और वन विभाग की उदासीनता से हजारों गरीब परिवार
परेशान है। वन विभाग का 10 साल का वर्किंग प्लान रहता है, उसी प्रकार ग्राम पंचायत का व्यवस्थापन अपना 5 साल का कन्वर्सेशन कम मैनेजमेंट प्लान तथा कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेस मैनेजमेंट कमेटी की स्थापना होने से स्थानीय ग्राम पंचायत वन उत्पादक टीपी खुद दे सकते हैं और वन विभाग के दमनकारी शर्तों से मुक्ति मिलेगी। वन विभाग जानबूझकर नियमों के अनदेखी कर रहा है। वन विभाग को सब सख्त निर्देश निर्गमित कर बुरड़ समाज को न्याय मिलने की मैं आपकी तरफ से मांग करता हूं। धन्यवाद। संगमलाल गुप्ता। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में जनपद मुख्यालय से लेकर ग्रामीण अंचलों तक वास्तविक रूप से अभी तक किसी बड़े स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका है, जहां प्रॉपर तरीके से युवाओं को उनकी प्रतिभाओं का विकास करने का अवसर प्राप्त हो सके। मेरे क्षेत्र में विधानसभा रामपुर खास की नगर पंचायत लालगंज के सन्निकट असरही गांव में भारत सरकार के युवा खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जाने वाले बड़े स्टेडियम के लिहाज से प्राप्त भूमि उपलब्ध है। यदि उसे खेलकूद एवं मैदान बड़े स्टेडियम के रूप में परिवर्तित कर विकसित कर दिया जाए तो छिपी ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाने में वह बेहद उपयोगी साबित होगा। अतः मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्रालय से मांग करता हूं कि मेरे लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के तहसील लालगंज के अंतर्गत ग्राम असरही में एक बड़े स्टेडियम का निर्माण स्वीकृत किए जाने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। जी बी सत्यवती। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत इस देश में की और लाखों लाखों लोगों को इसका लाभ मिला। और इस बार के बजट में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है, जिसके ऊपर लगभग 48,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। लेकिन गृह निर्माण के लिए जो राशि दी जाती है वो कम है। विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, मैं हिमाचल प्रदेश जो कि एक पहाड़ी राज्य है, वहाँ पर 1,30,000 रुपया 90 और 10 की रेशो में दिया जाता है, जिसके कारण हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश में जो निर्माण सामग्री है पंजाब और हरियाणा से आती है। अगर हम रेत की ट्रॉली की भी बात करें 1500 से 2,000 रुपये में पड़ती है। एक सीमेंट की बोरी भी लगभग 400 रुपये में आती है। और साइड डेवलपमेंट पहाड़ी क्षेत्रों में जिसके ऊपर भारी खर्च होता है, ऐसे में इतनी कम राशि में एक कमरा, एक किचन और एक शौचालय का निर्माण करना, इसके लिए राशि पर्याप्त नहीं है। मेरा आपके माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्री जी से निवेदन रहेगा कि इस राशि को बढ़ाया जाए और कम से कम दुगना किया जाए, ताकि गरीबों को जो है अच्छा मकान मुहैया करवा जा सके। महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बी सत्यवती। Thank you, Speaker sir. Speaker sir, tenant farmers form a large chunk of our farming community and the agriculture sector. The percentage of tenant holdings in the country is as large as 42.4% in Andhra Pradesh and 39% in Odisha. However, the PM Kisan scheme doesn't cover the tenant farmers who cultivate thousands of acres of land on lease. The farmers, including tenant farmers, have suffered massive damages due to natural calamities in various states. Speaker sir, under the PM Kisan Raitu Bharosa scheme, our Andhra Pradesh government is the only state to extend an annual input subsidy of rupees 13,500 rupees to the tenant farmers. And hence, through you, Speaker sir, I would like to request the Minister of Agriculture and Farmers Welfare to provide benefit to tenant farmers under the PM Kisan scheme. The coverage of tenant farmers within the scheme's ambit also aligns with the Prime Minister's vision of doubling farmers' income. Thank you very much, sir. श्री आलोक सुमन जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए स्कीम द स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट
फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर 2021-22 की ओर आकृष्ट करना चाह रहा हूं, जो राज्यों को आर्थिक सुधार के लिए प्रोत्साहन देती है। महोदय, वित्त मंत्रालय ने 8 राज्यों को, जिसमें बिहार राज्य भी शामिल है, के लिए वर्ष 21-22 के लिए पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए 2903.80 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है, जिसमें बिहार राज्य के लिए 831 करोड़ रुपए स्वीकृत है। महोदय, 831 करोड़ स्वीकृत राशि में से बिहार को केवल 4 से 15.50 करोड़ की राशि रिलीज की गई है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि बिहार राज्य के लिए शेष बकाया राशि यानी 4 से 15.50 करोड़ रुपए को यथाशीघ्र रिलीज किया जाए, ताकि बिहार में आर्थिक सुधार को और गति और मजबूती मिल सके। धन्यवाद। श्री विनायक राउत जी। महोदय, मैं पंजाब महाराष्ट्र बैंक के हजारों जो डिपॉजिटर्स है उनको संरक्षण देने की मांग आपके माध्यम से आदरणीय वित्त मंत्री जी के पास कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, पंजाब महाराष्ट्र बैंक का निर्माण 13 फरवरी 1984 में 38 वर्ष पहले हुआ। हजारों लोगों की करीबन 11,61,734 करोड़ इतनी डिपॉजिट इस बैंक में थी। देश के टॉप 10 के जो कोऑपरेटिव बैंक थे उसमें पंजाब महाराष्ट्र बैंक थी और 2000 में शेड्यूल बैंकों की। लेकिन दुर्भाग्य से कई लोगों के स्कैम ने 5000 करोड़ की राशि हड़प करने का काम किया और 2019 से इस बैंक के ऊपर रिजर्व बैंक ने कंट्रोल लाया। मुंबई के एक हमारे विधायक है रविंद्र जी वायकर, इनके पास सारे डिपॉजिटर्स को गए, उन्हें सारे के सारे डिपॉजिटर सैलरी डिपॉजिटर्स थे, तो अपनी पूरी पूंजी गंवाने का जब वक्त आया तो हमारे विधायक रविंद्र वायकर जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के पास, आदरणीय निर्मला सीताराम जी के पास और सारे अन्य अलग अलग 16 जगह पे उन्होंने पिछले 2-3 वर्ष से पत्र भेज रहे, विनंती कर रहे और ये डिपॉजिटर को संरक्षण देने की मांग करे। मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय आदरणीय वित्त मंत्री जी को प्रार्थना करता हूं कि पंजाब महाराष्ट्र बैंक के जो डूबे हुए डिपॉजिटर्स हैं उनके संरक्षण, उनके हक का संरक्षण करें, रक्षा करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सभा की कार्रवाई कल शुक्रवार दिनांक 4 फरवरी 2022 को 4:30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।